हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने आज स्टार्ट करना था चैप्टर कार्बन एंड इस कंपाउंड। ठीक है, कार्बन और उसके कंपाउंड्स। ठीक है, इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हुए हैं जनरल केमिस्ट्री में और जनरल फिजिक्स में, जो वनडे एग्जाम से रिलेटेड हैं, जो जनरल साइंस जहाँ जहाँ पूछी जा रही है उसके लिए, तो वो प्लेलिस्ट में हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। हीट कवर करा दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कवर करा दिया गया है। तो मतलब जितने भी चैप्टर्स हैं, मेटल नॉन मेटल, वो भी जितना भी बेसिक पूछा जाता है यूपीएससी में, जनरल साइंस में जितना भी पूछा जाता है, या फिर जितने भी वनडे एग्ज़ाम हैं, टीजीटी पीजीटी में भी जनरल साइंस अलग से भी आती है। और क्या कहते हैं कि जो वनडे एग्ज़ाम्स हैं और रेलवे वगैरह वहाँ पे भी आती है, यूपी पुलिस वगैरह वहाँ पे भी। ठीक है, तो 5 to 6 चैप्टर कंप्लीट कर दिए गए हैं जनरल फिजिक्स और जनरल केमिस्ट्री दोनों को। आज हम करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो ये जो चैप्टर हैं जो भी कराए गए हैं वो एज अ वन लाइनर कराए गए हैं, और बहुत ज़्यादा थ्योरी भी नहीं भरी गई है। और न्यूमेरिकल जो भी हैं, इनके क्वेश्चन थ्योरेटिकल हो या फिर न्यूमेरिकल पोर्शन जो भी हो, वो साथ साथ में कराए गए हैं। और अगर नहीं कराए गए हैं तो जब एक साथ सबका रिवीजन, सबका क्वेश्चन सेशन स्टार्ट होगा, तो सारी चीज़ें जो भी 1-2%, 5% चीज़ें रह गई हैं वो साथ में कवर अप करके साथ में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कार्बन, कार्बन क्या है? कार्बन हमारा ऐसा एलिमेंट है जो ग्रुप नंबर, कौन से ग्रुप में? 14 में प्रेजेंट है। ग्रुप 14 में प्रेजेंट है, पी ब्लॉक ग्रुप का मेंबर है। पी ब्लॉक का मेंबर है, 14 ग्रुप में प्रेजेंट है। और इसका क्या है? एटॉमिक नंबर है वो, एटॉमिक नंबर इक्वल्स टू 6 है। एटॉमिक मास जो है वो 12 है। और ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर 6 है, जिसको जेड से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? 6 होंगे। एटॉमिक नंबर 6 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर कार्बन न्यूट्रल स्टेट में है तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 ही होंगे। ठीक है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 12 है, तो 12 का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये बात हो गई मास नंबर और एटॉमिक नंबर की। ठीक है, अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी छोटी छोटी चीज। कुछ चीजें यहाँ ऐसे भी कवर हो जाएंगी जो और भी एलिमेंट के लिए होनी होंगी, लेकिन हमने कार्बन को इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी क्योंकि कार्बन ही ऐसा एलिमेंट है जो अपनी कैटिनेशन प्रॉपर्टी से बहुत सारे एलिमेंट बना रहा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब में। ठीक है, और ऑर्गेनिक तो बहुत ही ज़्यादा, वहाँ पे कम नंबर ऑफ कंपाउंड्स, उनके डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे इसको डिनोट करेंगे एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12, ऐसे। ठीक है, इसके आइसोटोप्स होते हैं कार्बन 13, कार्बन 14, वो यहाँ नीड नहीं है। ठीक है, अब हाँ, एक और बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उसके बाद इसके बॉन्डिंग की थ्योरी समझेंगे कि कितने आउटर मोस्ट में। पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है, तो जो कार्बन है उसका आउटर मोस्ट शेल ये है, जहां पे s पे 2 इलेक्ट्रॉन है, p पे 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आउटर मोस्ट शेल है वो ये है, यही वैलेंस शेल है। तो यहाँ पे जो p है, p के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, उसको किसकी 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है क्या बनाने के लिए? सॉरी, अरे अरे अरे, ये है 6 है ना,
हाँ अब ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2 है, 2p2 है, टोटल 6 है ना। हाँ तो अभी क्या है कि ये जो है ये आउटर मोस्ट शेल है, तो आउटर मोस्ट शेल में एक s का है और 3 p के हैं। तो यहाँ पे ऐसे हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन कार्बन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है, लेकिन ये पहले ही फुलफिल है। तो ये क्या होगा, ये ग्राउंड स्टेट है। अभी इसको आपको कुछ भी ये वाला पोर्शन समझने की ज़रूरत नहीं है, बस देख लेना है कि यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर है, और ग्राउंड स्टेट में ये स्ट्रक्चर है, और जब एक्साइटेशन हो जाएगा इस इलेक्ट्रॉन का या इलेक्ट्रॉन एनर्जी देके यहाँ पे चला जाएगा, तो हमारे 4 ऑर्बिटल फ्री हो जाएंगे, 4 स्पेस फ्री हो जाएंगे, जो कमिंग इलेक्ट्रॉन है, जो बाहर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट मतलब कोई भी एनर्जी नहीं है, ऐसे एग्जिस्ट करता है कार्बन का आउटर मोस्ट शेल। अब जब इसको अपने बॉन्ड बनाने हैं 4, इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है, स्टेबल कंडीशन में जाना है, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, ये है इसका एक्साइटेड स्टेट। तो अब ये क्या करेगा, जो जैसे कोई भी एलिमेंट है उसको आउटर मोस्ट शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग, लेकिन कार्बन के पास ये तो फुलफिल था, ऐसे 1 2 3 ही खाली हैं इसके पास, आने को तो 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको स्पेस के जो 4 बॉन्ड बनाने हैं, 4 तो ये एक थ्योरी है हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी, जिसमें क्या होगा, ये सारे इक्वली बिहेव कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये वाला s वाला होगा चाहे p वाला होगा, जितने भी ऑर्बिटल हैं ये इक्वली बिहेव कर रहे होंगे, हाइब्रिडाइजेशन लगेगा उसके बाद। लेकिन अब ये बॉन्ड बना सकता है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लेगा, जो भी, जैसे कार्बन में हमने कोई भी 4 लगा दिए, H लगा दिए, तो कार्बन के पास आउटर मोस्ट में ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की नीड थी, और इसने क्या किया, बॉन्ड बना के अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। तो कार्बन के पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, उसके पास ये 4 फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल पे। ठीक है, सो इट कैन फॉर्म 4 बॉन्ड, तो इसकी वैलेंसी भी 4 होगी। ठीक है, तो यहां से हमने ये लिख सकते हैं, कार्बन हैज 4 फ्री इलेक्ट्रॉन to form 4 bond. So valency of carbon is equal to 4 plus 4 या 4 लिख सकते। ठीक है, तो अब क्या है कि हम ये बोल सकते हैं कार्बन जो है वो एक टेट्रावेलेंट एटम है। ठीक है, या कार्बन का स्ट्रक्चर है वो टेट्रावेलेंट बनेगा, 4 बॉन्ड एक साथ बनाएगा। ठीक है, तभी उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो 8 इलेक्ट्रॉन या स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें जो पढ़ना है, बॉन्ड फॉर्मेशन पढ़ना है। वैलेंसी देख ली हमें, 4 बॉन्ड बनते हैं इसमें। अगर ऑक्सीजन की बात करी जाए कि या किसी और एलिमेंट की बात करी जाए, तो जितने वो बॉन्ड बना सकता है उतनी उसकी वैलेंसी होगी। आप मेटल नॉन मेटल में पीरियोडिक टेबल में क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम रब करके बॉन्डिंग इन कार्बन समझेंगे। जो बॉन्ड फॉर्म कर रहा है कार्बन में वो किस तरह फॉर्म कर रहा है। तो नेक्स्ट हेडिंग है बॉन्ड फॉर्मेशन इन कार्बन। तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ गए हैं, वहाँ एक्साइटेशन होगा ही होगा। ठीक है, और हमारे पास 4 एक s का 3 p के ऑर्बिटल खाली मिलेंगे, जिसमें जो बाहर के इलेक्ट्रॉन आएंगे वो आएंगे और बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, लेकिन बॉन्ड बनता कैसे, पहला यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा,
या तो सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है, जहां पे क्या होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। किसी भी तरह से अगर कार्बन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया है तो वो जो हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा वो पूरे 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगी, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग होगी। म्यूचुअल शेयरिंग मतलब एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा, एक जो कमिंग इलेक्ट्रॉन होगा, जो हमारा आने वाला एटम है जो कार्बन के साथ जुड़ना चाहता है उसका इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसको 2 फिगर बनाते हैं हम लोग, तो 2 फिगर बनाते हैं। एक जो अगर हमारे पास कार्बन का लॉस हो गया, मतलब कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, किसी भी तरह से हो सकती है, तो हमारे पास जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, ठीक है। जो भी एटम आएगा, ए आया तो वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और इसकी शेयरिंग को, इधर एक बन रहा है ए, इधर ए बना रहा है और इधर भी ए बना रहा है, तो यहाँ पे जो आ रहा होगा वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। ये भी सिग्मा बॉन्ड है, वो जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड कह सकते हैं, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कमिंग इलेक्ट्रॉन कमिंग एटम होगा उसका भी और कार्बन का भी। अगर हम ऐसे देखें तो यहाँ पे क्या होगी, टेट्रावेलेंसी देखने को मिलेगी, कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। और यहाँ पे कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग देखने को मिलेगी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ लिख सकते हैं, चाहे ऐसा हो चाहे वैसा हो, कार्बन हैज, कार्बन के पास क्या होगा, टेट्रावेलेंसी या टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर। कार्बन के पास टेट्रावेलेंट स्ट्रक्चर होगा या टेट्रावेलेंट बॉन्डिंग स्ट्रक्चर होगा। और इसकी वजह से कार्बन के पास हाई कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है और पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट है। कार्बन हैज हाईएस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी देन all एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उनसे सबसे ज़्यादा इसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा है, ठीक है। तो कैटिनेशन पावर की वजह से, कार्बन के कैटिनेशन पावर की वजह से जो भी है, हमको कार्बन के बहुत ज़्यादा, बहुत लंबे और बहुत ज़्यादा लार्ज मॉलिक्यूल देखने को मिलते हैं, और जिनकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा होती है, और जो बहुत ज़्यादा, मतलब उनके मॉलिक्यूल बहुत बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, जैसे ग्लूकोज का C6 होता है उसमें, फुलेरेंस का, बकमिंस्टर फुलेरेंस, उसमें 60 होते हैं, 70 होते हैं, C60 होते हैं, C70 होते हैं, C80 होते हैं। और ज़रूरी नहीं कार्बन ही हो, कार्बन के साथ होने के साथ साथ भी वो दूसरे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स के साथ भी बहुत सारे बॉन्ड बना रहा होता है। तो कार्बन हैज़ कैटिनेशन प्रॉपर्टी, और जिसकी वजह से जो ये लार्ज अमाउंट में मैक्सिमम कंपाउंड दुनिया में बना रहा है, ठीक है। कार्बन के साथ साथ अदर एलिमेंट के साथ भी कार्बन बॉन्ड बना रहा है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो कार्बन फॉर्म बॉन्ड विथ कार्बन और विथ अदर एलिमेंट्स and form long chained compound. Due to this, carbon has maximum catenation power. ठीक है, तो कैटिनेशन पावर क्या होता है, तो वो यही होता है,
जो कार्बन है वो हाईएस्ट अमाउंट में या लार्जेस्ट अमाउंट में कंपाउंड्स या डेरिवेटिव ऑफ कार्बन के लॉन्ग चेन्ड मॉलिक्यूल्स बना सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे अकरेंस ऑफ कार्बन इन एनवायरनमेंट। ठीक है, होप सो ये समझ में आ गया होगा। अब अकरेंस ऑफ जब कार्बन की बात करेंगे, अकरेंस मतलब एनवायरनमेंट में कार्बन किस तरह से रह रहा है। तो कार्बन जो है वो एनवायरनमेंट में दो तरह से रह सकता है, या तो फ्री स्टेट में या कंबाइंड स्टेट। ठीक है, फ्री स्टेट में रहेगा तो कार्बन के अंदर सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जो भी हम कार्बन का रूप ले रहे होंगे फ्री स्टेट वाला, उसमें सारे एटम्स जो होंगे कार्बन के होंगे। जैसे डायमंड है उसमें सारे एटम्स कार्बन के हैं, जैसे ग्रेफाइट है उसमें सारे एटम्स कार्बन के हैं। हो सकता है 0.1% 2% कुछ भी मिक्स किया गया हो कलर देने के लिए, या कुछ भी चीज़ हमको नया करना है एक्सपेरिमेंट के लिए, लेकिन जो प्योर फॉर्म होगा, जो वो फॉर्म होगा अपने फॉर्म में होगा, वो क्या होगा, वहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होगा। चाहे वो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की बात करें जो फ्री स्टेट में मिलते हैं, कार्बन है, सॉरी, कोक है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर फुलरेंस है, तो ये सब क्या है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन है। ठीक है, अब जब कंबाइन स्टेट की बात करेंगे तो वो ऐसे होंगे, CH4 होंगे, ठीक है, C2H5 होंगे, हाइड्रोकार्बन होंगे कंबाइंड स्टेट में, CO2 होगा, अल्कोहल होगा, अल्डिहाइड होगा, कीटोन होंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा इसके लिए कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से बनाई गई है। ठीक है, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से बनाई गई है क्योंकि ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट इसका कह सकते हैं यूज़ भी है, वाइटल यूज़ भी है साइंस में और हर जगह। ठीक है, तो अल्कोहल भी कार्बन के ही बने होते हैं, अल्डिहाइड भी कार्बन के बने होते हैं, कीटोन भी कार्बन के बने होते हैं, ईस्टर होते हैं, एल्डिहाइड एनहाइड्राइड्स होते हैं, उसमें भी कार्बन होता है। तो बहुत सारे एलिमेंट्स हमको कंबाइंड स्टेट में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो होप सो ये लिख गया होगा, इसको रब करके अकरेंस ऑफ कार्बन इन एनवायरनमेंट लिखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग है occurrence of carbon in environment, मतलब हमारे आस पड़ोस में, एटमॉस्फेयर में कार्बन किस तरह प्रेजेंट है। फर्स्ट है इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट मतलब केवल कार्बन के एटम्स ही प्रेजेंट होंगे मॉलिक्यूल में, या कह सकते हैं जो भी हम कंपाउंड लेंगे उसमें, या फिर इन कंबाइंड स्टेट। जो कार्बन है वो किसी भी तरह मिल सकता है हमें, या तो किसी के साथ जुड़ा हुआ होगा, और या तो फ्रीली अपने ही साथ मिलके बहुत सारे कंपाउंड बना रहा होगा। तो फर्स्ट है फ्री स्टेट में फॉर्म्स एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन क्या आ गया, डायमंड आ गया, सेकंड ग्रेफाइड आ गया, फुलरेंस आ गया, कोक आ गया, वो वाला कोक नहीं, ये दूसरा होता है, ग्रेफीन आ गया। ग्रेफीन तो इस समय सबसे ज़्यादा बहुत कह सकते हैं लाइटेस्ट, और इसकी शीट जो होती हैं लाइटेस्ट होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, तो ग्रेफीन तो बहुत ज़्यादा मतलब इस समय तो कह सकते हैं बून है एक तरह से। बहुत कार्स वगैरह में लोग क्या कर रहे हैं, ग्रेफीन की परत चढ़ा रहे हैं कि जल्दी से स्क्रैचेस ना आए, कुछ भी छोटे मोटी उसमें डेंट ना पड़े, इसलिए ग्रेफीन की लेयर चढ़वा रहे हैं। अब कैसा ग्रेफीन चढ़वा रहे हैं ये तो मुझे नहीं आइडिया है, लेकिन ये जो है बुलेट प्रूफ जैकेट में यूज किया जाता है ग्रेफीन। ठीक है,
नहीं दिख रहा है लास्ट वाला, इधर लिख देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट हम कह दें तो ग्रेफीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बुलेट प्रूफ जैकेट्स में यूज़ किया जा रहा है। यहाँ ग्रेफाइट में नहीं है जो प्रॉपर्टी, वो यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इसी का ही थोड़ा सा चेंज वर्जन है ये कोक। तो मेन जो हम बात करेंगे वो डायमंड के बारे में बात करेंगे, ग्रेफाइट के बारे में, फुलरेंस के बारे में, ग्रेफीन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट जो अगर हम बात कर रहे हैं एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स क्या होता है? एलोट्रॉप्स होता क्या है? एलोट्रॉप्स ये है कि यहाँ पे हो सकता है केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी, हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी अलग हो। डायमंड चमक रहा है, ग्रेफाइट काला है, फुलरेंस में बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन जुड़ के C60 C70 C80 मिलके एक बॉल की तरह या सॉसर बॉल की तरह या फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ग्रेफीन हो, कोक हो, तो ये हो सकता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी। तो एलोट्रॉप्स वो होते हैं कंपाउंड्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज but have same या similar have similar chemical properties। ठीक है। जो फ्री स्टेट में कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे? एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरेंस है, ग्रेफीन है। कंपाउंड जिनके पास डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होगी लेकिन इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, या स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होंगे इनके। कोक एक तरह से कोल बोल सकते हैं, कोयला का फॉर्म है, ठीक है। कंबाइंड स्टेट में क्या हमने बता दिया था? कंबाइंड स्टेट में यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स आ जाएंगे, अल्कोहल्स आ जाएंगे, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आ जाएंगे, ठीक है। कार्बन में क्या होगा? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन CnH2n+2, अल्केन CnH2n, अल्कीन CnH2n-2, अल्कीन, ये सारे आ जाएंगे। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्डिहाइड्स आ जाएंगे, अल्कोहल आ जाएंगे, कीटोन्स आ जाएंगे, कीटोन, ईस्टर एक्सेट्रा। इन सब की बातें हम करेंगे। आज जो हमको करनी है वो है ये, इसमें डायमंड और ग्रेफाइट कुछ कुछ इनकी प्रॉपर्टीज सेम होती है क्योंकि हम कह सकते हैं कि जहाँ ग्रेफाइट मिलता है वहाँ ही डायमंड मिलने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। या जहाँ जहाँ कोल मिलता है वहाँ पे भी डायमंड मिल जाता है। तो हाई प्रेशर के अंदर डायमंड मिल रहा होता है और वही जब लो प्रेशर होता है वो बिल्कुल उसमें कुछ भी काम नहीं किया गया होता है, बस सालों से दबा हुआ होता है, तो वो ग्रेफाइट के फॉर्म में हमको मिल रहा होता है, कार्बन का ही फॉर्म होता है। और कार्बन सॉफ्ट, ग्रेफाइट जो होता है सॉफ्ट होता है, कार्बन हार्ड होता है, ठीक है। अभी सारी चीज़ें लिखते हैं, ये हो गया होगा तो इसको रब कर देते हैं। ग्रेफाइट और डायमंड आज समझेंगे, बाकी नेक्स्ट चीज़ें फुलरेंस टाइम होगा तो वो भी समझेंगे। खूब सा नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं। तो आज हम डायमंड और ग्रेफाइट देखते हैं।
तो जो डायमंड है ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होती है, सबको पता है। ग्रेफाइट भी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होती है। डिफरेंस नहीं लिखा रहे, लिखवा रहे हैं, मतलब दोनों एक साथ पूरे हो जाएंगे ऐसे। कुछ डिफरेंट होगा वो समझ में आएगा, नहीं होगा तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो डायमंड भी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, ग्रेफाइट भी प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, और ये नेचुरली बहुत हार्ड होते हैं, या फिर लिख सकते हैं हार्ड इन नेचर। ये हार्ड होते हैं और ये सॉफ्ट इन नेचर। इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको ल्यूब्रिकेंट भी ड्राई ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है। ठीक है, और ये कब मिल रहे होते हैं, डायमंड हमारे कब मिल रहे होते हैं, जब हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर प्लस हाई प्रेशर होगा। ठीक है, हाई टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा, कहाँ मिल रहे होंगे, इन कोल माइंस। फाउंड इन कोयले की खानों में मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो ग्रेफाइट भी कहाँ मिल रहा होगा, ये भी माइंस में ही मिल रहा है। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं। फाउंड इन ऑर्गेनिक रिच शेल और कोल बेड बोल दें या कोल माइंस बोल दें। ठीक है, ग्रेफाइट भी वहीं मिल रहा है जहां हमारा डायमंड मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे डायमंड का एक कार्बन 4 और कार्बन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा होता है। ठीक है, लेकिन ग्रेफाइट का है जो एक कार्बन जो है वो 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा होता है और एक इलेक्ट्रॉन इसका फ्री होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं हैज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, और प्लेनर स्ट्रक्चर होगा इसका। ठीक है, तो ये टेट्राहेड्रल है, इसके चारों इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बना लिए हैं, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया है, इसको अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हार्डेस्ट फॉर्म में है, अपने हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में बन चुका है। अब इसको किसी की ज़रूरत नहीं है, अपना इतना हार्ड हो चुका है, कुछ नहीं कर सकता अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, ये हीट को कंडक्ट नहीं कर सकता। ग्रेफाइट जो है हमारा वो क्या है, ऑर्गेनिक शेड्स में मिलता है, कोल बेड्स में मिलता है, सॉफ्ट इन नेचर होता है। ये क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है इसका, और यहाँ पे जो है ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो लिख सकते हैं बैड कंडक्टर, बैंड कंडक्टर लिख दिया। और ये गुड कंडक्टर, कंडक्टर मतलब जो जैसे बस का कंडक्टर होता है, बस के अंदर क्या करता है, घूम घूम के सबसे पैसे ले रहा होता है, तो वैसे ही होता है इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर अगर अच्छा होगा तो क्या होगा, कोई बेईमानी नहीं करेगा, करंट अच्छे से फ्लो हो रहा हो। ठीक है, और अगर बैड कंडक्टर होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, सारा डिस्टर्ब कर देगा वो। तो इसका ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर लिख लेना, ट्राई
गोनल प्लेनर, और ये 120 डिग्री एंगल। होप सो इतनी चीजें समझ में आई होंगी। अब इसको रब करते हैं। लास्ट एक चीज, मेल्टिंग पॉइंट लिख लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा? डायमंड का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है 4726 डिग्री सेल्सियस। ये ऑलमोस्ट 500 डिग्री सेल्सियस भी बोल देते हैं, या 4800 डिग्री सेल्सियस। और ग्रेफाइट का जो होगा मेल्टिंग पॉइंट 3527 डिग्री सेल्सियस। 3527 डिग्री सेल्सियस। तो जो कलर ऑफ डायमंड है वो ब्लू हो सकता है, वाइट तो मिलता ही है, ट्रांसपेरेंट जिसको बोलते हैं, ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, येलो हो सकता है, ठीक है। जो ब्लैक डायमंड है वो हार्डेस्ट होता है सब में से, ठीक है। और पेपर कटिंग के लिए यूज होता है, ठीक है। और ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल में यूज होती है, ठीक है। ग्रेफाइट जो है वो पेंसिल में यूज होती है। और ग्रेफाइट जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं या न्यूक्लियर पावर स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे एज अ मॉडरेटर या कूलेंट की तरह यूज किया जाता है ग्रेफाइट को। तो ग्रेफाइट की रॉड यूज करी जाती है वहाँ पे, ठीक है। जो कंट्रोलर बोल सकते हैं, कंट्रोल रॉड्स, या मॉडरेटर बोल सकते हैं, जो वहाँ के टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, या फिर जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में बहुत तेज़ी से न्यूट्रॉन निकलते हैं, उन न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए मॉडरेटर, एज अ मॉडरेटर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये पेंसिल बनाने के लिए और न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है। इसके तो डायमंड होता ही है। डायमंड ब्लैक कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, येलोइश होता है। जो ब्लैक डायमंड होता है बहुत हार्ड होता है चारों में से, ठीक है। ब्लैक डायमंड को कार्बोनेडो भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे, ब्लैक डायमंड is known as is also known as carbonado। और जो हमारा ग्रेफाइट है वो ल्यूब्रिकेंट की तरह भी, ड्राई ल्यूब्रिकेंट की तरह यूज होता है। वो जैसे ग्रीस बोलते हैं ना, ऐसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये भी ऐसे भी यूज किया जाता है। स्लिपरी टच होता है, इसको छूने पे बहुत सॉफ्ट लगता है, क्योंकि इसके ये जो लेयर्स बनती हैं, प्लेनर लेयर्स, वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक बनती है। इसकी वजह से हम इसको टच करते हैं तो हम स्लिपरी फील करते हैं। तो आई होप ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट है थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन है, वो समझना है। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल ग्रेफाइट कैसे बना सकते हैं वो, और फिर हम फुलरेंस समझेंगे। और ये जो एलोट्रॉप्स वाला पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम जो इसके कंपाउंड्स हैं उसकी बात करेंगे, जो कंबाइंड एस्टेट है उसकी। तो वो थोड़ा सा बड़ा है, हो सकता है 4 to 5 क्लासेस में हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा और कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू।